हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले इकोनॉमिक्स लेक्चर। जो लेक्चर आपका कौन सा है? 11 इकोनॉमिक्स के 10 लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। इकोनॉमिक्स लेक्चर के नेम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आपको 10 लेक्चर वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज इस 11वां जो लेक्चर है इसमें हम देखते हैं कार्ड के बारे में। ठीक है, हम छोटे छोटे टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के कवर करते चल रहे हैं, जिससे क्या होता है आपको एक इकोनॉमिक्स का बेस क्लियर हो जाता है। तो कार्ड को क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं, और 4 ऑप्शन दे दिया है आपको। क्रेडिट कार्ड दे दिया है, जिसे और भी कुछ चीज़ दे दी है। तो प्लास्टिक मनी क्या होती है? प्लास्टिक मनी का मतलब होता है कार्ड होता है कोई भी, जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। तो आज हम देखेंगे कि कार्ड हमारे पास क्रेडिट भी होता है और डेबिट भी होता है। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फ़र्क क्या होता है? सबको पता होता है, सब सोचते हैं अधिकतर कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक ही होता है, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पता होता। तो क्रेडिट कार्ड में देखिए क्या होता है, एक प्रकार की उधारी का पैसा इससे लिया जाता है। 30 से 45 दिनों तक पैसे उधार लिए जा सकते हैं, बिल भुगतान की तारीख के बाद ब्याज लगता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपको बैंक की तरफ से एक कार्ड मिलता है, और बैंक की तरफ से कार्ड पता है कब मिलता है? जब आपका जो है बैंक के साथ, मतलब कि आपकी एक जो है सैलरी सही टाइम पे आती है आपके बैंक में पैसा रहता है, और हर मंथ आपके बैंक में पैसा आता है जिससे सैलरी आती है। ठीक है, तो बैंक देखता है कि इसका रिकॉर्ड तो सही है इस बंदे का, तो तब बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है। इस क्रेडिट कार्ड से होता है क्या है कि मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको शॉपिंग करनी है, तो आप शॉपिंग कर सकते हो बिना पैसे के। और वो जो पैसे के आप शॉपिंग करोगे ना, आपकी जब मंथली सैलरी आएगी तो वो क्रेडिट कार्ड में से काट ली जाती है। ठीक है, मतलब बिना पैसे की भी आप शॉपिंग कर सकते हो, और वो पैसा बाद में काट लिया जाता है। तो एक प्रकार की उधारी का पैसा इससे लिया जाता है। 30 से 45 दिनों तक पैसे उधार लिए जा सकते हैं, बिल भुगतान की तारीख के बाद ब्याज लगता है। डेबिट कार्ड क्या होता है? अपने बचत खाते सेविंग अकाउंट के पैसे का प्रयोग जिस कार्ड से करते हैं, मतलब कार्ड में पैसा होना चाहिए, उसको कहते हैं डेबिट कार्ड। जो आपके पास जनरली होता है, जो आप कहते हो ना, आप कहते हो एटीएम है हमारे पास, हम एटीएम लेके जा रहे हैं, हमारा एटीएम है ये। भाई एटीएम तो एक मशीन है, वो जो आपके पास कार्ड होता है ना, वो डेबिट कार्ड होता है, नोट अ एटीएम। एटीएम तो एक मशीन है ना भाई। आप कहते हो कि मैं तो, मेरा एटीएम खो गया, एटीएम तो मशीन है, एटीएम कैसे खो जाएगी भाई? वो आपके पास होता है डेबिट कार्ड। ठीक है, तो अपने बचत खाते के पैसे का उपयोग जिस कार्ड से करते हैं उससे कहते हैं डेबिट कार्ड। तो आइंदा आपको एटीएम नहीं कहना है, आपको कहना है डेबिट कार्ड। तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर है। अब हम देखते हैं, एक टॉपिक आता है एमडीआर। एमडीआर क्या होता है? एमडीआर की फुल फॉर्म होती है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, व्यापारी छूट कर। फुल फॉर्म आपको सबकी याद रखनी है, हिंदी में ज़्यादा याद रखनी है। इकोनॉमिक्स में जो है ना, आपको जब प्री एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इंग्लिश में नहीं देता, इंग्लिश में सबको पता रहती है अधिकतर, वो हिसाब लगा ही लेता है ऑप्शन देख के। हिंदी में देता है कन्फ्यूज करने के लिए। एमडीआर क्या है? एक व्यापारी द्वारा डिजिटल साधनों के माध्यम से अपने ग्राहक से भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंकों को किया जाने वाला एक शुल्क है। एमडीआर में क्या होता है, जब हम कार्ड स्वाइप करते हैं ना, तो क्या होता है, तो वो एक छोटा सा अमाउंट लगता है, मतलब एक उसे छोटा सा अमाउंट लगता है। जैसे मैंने मानो 1000 का मैं सामान लिया, तो जब कार्ड स्वाइप करेगा ना, तो उसमें 1 या 2 रुपये कट जाएगा। तो वो क्या होता है, वो एक शुल्क होता है, बैंक को किया जाने वाला एक शुल्क। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने पर, किसी भी कार्ड से आप लेन देन करोगे तो भुगतान प्रोसेसिंग सेवाओं पर लिया जाने वाला शुल्क है। जब आप कार्ड स्वाइप करवाते हो ना, तो कुछ ना कुछ 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया से कटता है, तो शुल्क होता है जो व्यापारी से लिया जाता है। इसको कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, व्यापारी छूट कर। और 1 जनवरी 2020 से जो रुपे कार्ड होता है या भीम ऐप होता है, यूपीआई होता है। यूपीआई मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है। यूपीआई की फुल फॉर्म कमेंट में मुझे जरूर बताना यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो 1 जनवरी 2020 से रुपे कार्ड होता है, भीम और यूपीआई के माध्यम से लिए जाने वाले पेमेंट पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा, कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब देखिए, भीम ऐप होता है ना, भीम ऐप की फुल फॉर्म क्या होती है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। और एनपीसीआई ने 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया था। एनपीसीआई ने, आपको मैंने बताया था, यूपीआई भी लॉन्च किया था। एनपीसीआई ने रुपए कार्ड लॉन्च किया था 2014 में, भीम ऐप किया था 2016 में। अब आपको बताना है यूपीआई की फुल फॉर्म कमेंट करके। ठीक है, एमडीआर आपको समझ आ गया। अब आ जाते हैं हम एटीएम पर। मैंने कहा था ना, एटीएम एक मशीन है, तो एटीएम पे रहता है, वो डेबिट कार्ड होता है जो आपके पास कार्ड होता है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? पूछ ली जाती है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है, और अधिकतर बच्चे गलती करके आते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पता है गलत क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो एटीएम की फुल फॉर्म 2-4 दिए रखती है, और वहाँ पे भी ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है ऐसे कुछ करके, लेकिन किसी में क्या होता है, स्पेलिंग गलत दे देती है, बच्चा सही कर देता है। तो स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है एटीएम की, ऑटोमेटेड टेलर मशीन की। अलग अलग एटीएम, अलग अलग जो एटीएम होते हैं, जैसे कहीं पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम होता है, कहीं कैनरा बैंक का होता है एटीएम। तो अलग अलग एटीएम जो है लिंक रहते हैं एक दूसरे से। किसके द्वारा लिंक रहते हैं पता है आपको? याद रखना है, नेशनल फाइनेंसिंग स्विच द्वारा।
अलग जो एटीएम होता है वो एनएफएस के द्वारा लिखे जाते हैं। एनएफएस क्या है? एनएफएस की फुल फॉर्म होती है नेशनल फाइनेंसिंग स्विच। एग्जाम में दे देगा एनएफएस, नेशनल फाइनेंसिंग स्विच नहीं देगा, वो एनएफएस दे देगा। तो फुल फॉर्म याद रखनी है, वैसे भी याद रखना है आपको, नेशनल फाइनेंसिंग स्विच। एनएफएस क्या है? तो एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा सभी अलग अलग एटीएम क्या होते हैं, लिंक रहते हैं। और इसके जनक कौन है? इसका जनक जो है एनपीसीआई है। मैंने आपको बताया एनपीसीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। एटीएम के प्रकार की बात करते हैं। एक होता है बैंक लेबर एटीएम। इस एटीएम के अंदर होने वाली सभी खर्चों का वहन कौन करता है? वही बैंक करता है जिस बैंक का एटीएम है और जिसका लेबर एटीएम के ऊपर लगा रहता है। जैसे आपके पास डेबिट कार्ड होता है ना, ठीक है, और डेबिट कार्ड के ऊपर भी लगा रहता है पंजाब नेशनल बैंक का है, या एटीएम की मशीन में गए वहाँ कहते हैं पंजाब नेशनल बैंक वाली एटीएम मशीन है, तो जिसका लेबर एटीएम के ऊपर लगा रहता है। जैसे एसबीआई क्या है? एसबीआई का बैंक अपने एटीएम के सारे खर्च करता है। एक हो जाता है ब्राउन लेबर एटीएम। वह एटीएम परिसर का मालिक स्वयं बैंक होता है। जहाँ एटीएम परिसर का मालिक क्या होता है? स्वयं बैंक होता है, परंतु वह सभी कार्य क्या करता है? आउटसोर्स कराता हो। तो ऐसे एटीएम को क्या कहते हैं? ऐसे एटीएम को ब्राउन लेबर एटीएम कहते हैं। मतलब एटीएम के परिसर का मालिक तो बैंक ही होगा, लेकिन वो अपने काम खुद नहीं करेगा बैंक वाला, वो आउटसोर्स से करवाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो की एडिटिंग का काम मैं किसी अपनी फ्रेंड को दे दूँ, मैंने कहा तू कर, ठीक है, तो इसे कहते हैं ब्राउन लेबर एटीएम। मैं आउटसोर्स करवा रही हूँ सारी एडिटिंग का काम। वीडियो मैं बना रही हूँ, लेकिन वीडियो को एडिटिंग करना, उसे अपलोड करना, ये सब काम किसे करा रही हूँ? अपनी फ्रेंड से करवा रही हूँ, बाहर से करवा रही हूँ। थर्ड एटीएम कौन सा होता है? थर्ड टाइप का एटीएम होता है वाइट लेबर एटीएम। इस प्रकार के एटीएम को नॉन बैंक मतलब गैर बैंक के द्वारा संचालित, और मालिक भी क्या होता है? नॉन बैंक द्वारा क्या होता है? कोई पता नहीं बैंक कौन सा है, कोई सा भी एटीएम हो सकता है, ठीक है, किसी भी नाम से। तो नॉन बैंक और नॉन, इसका मालिक भी नॉन बैंक के द्वारा किया जाता है। तो एटीएम पता चल गया आपको, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अलग अलग एटीएम एनएफएस द्वारा संचित लिंक रहते हैं नेशनल फाइनेंसिंग स्विच द्वारा। इसके जनक एनपीसीआई है। 3 प्रकार के एटीएम होते हैं, बैंक लेबर एटीएम, ब्राउन लेबर एटीएम और वाइट लेबर एटीएम। अब मैंने जहाँ से आपको बताया जिस वीडियो में, मैं आपको वहाँ से क्या दिखा रही हूँ, तो आपको वीडियो को पॉज करना है, अपने नोट्स बना लेने हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स बनाने हैं। एक रजिस्टर में आपको जितनी भी मेरी वीडियो सबके नोट्स बनाने हैं, एंड फिर आपको क्या करना है? उसे पढ़ना है बार बार, तो थोड़ी बहुत आपको इकोनॉमिक्स समझ आने लगेगी जब आपके टॉपिक क्लियर होगे ना, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, यही सब टॉपिक घूमते हैं। जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपके क्या हो जाएंगे? बेस क्लियर होता चलेगा, एंड इकोनॉमिक्स आपको समझ आने लगेगी। आपको 9th 10th 11th 12th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। 9th से स्टार्ट करनी है। 9th में शुरू में पालमपुर गाँव की कहानी, वहाँ से आपको कृषि वगैरह समझ आने लगेगा। इकोनॉमिक्स के लिए आप 9th 10th 11th 12th पढ़ लो और मेरी वीडियोस कर लो। एंड पूर्वावलोकन तो आपको जरूर ही पढ़ना है। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि पीसीएस के एग्ज़ाम में, आईएएस के एग्ज़ाम में, या फिर आरओ अदर कोई भी एग्ज़ाम होते हैं ना, तो किस तरह से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूर्वावलोकन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मैं कहती हूँ पूर्वावलोकन तो पढ़ना ही चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी है।